गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अपने तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया था आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सेट, जिसमें हमने एक पेपर को सॉल्व भी किया। आज हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले शुरू करते हैं एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ हमारा वीडियो। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, आपका जो भी सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी। आपको आज मेहनत करनी होगी। अगर आपने मेहनत की है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपको फल ज़रूर मिलने वाला है। तो चले शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का जो दूसरा पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्षों के बाद Q की आयु 26 वर्ष होगी तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। हमें दे रखा है कि P की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष। ठीक है। और Q के लिए क्या कहा है कि 6 वर्ष के बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ये 6 वर्ष के बाद 26 होगी, यानी आज Q की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। 6 वर्ष के बाद 26 होगी, यानी आज Q की आयु 20 वर्ष है। हमें P और Q की आयु का अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मैं 5 से काट देता हूँ। इधर कटा 3 बार और इधर 4 बार। इससे और ज़्यादा हम इसको नहीं काट सकते, इससे और ज़्यादा छोटा नहीं बना सकते। तो हमारा अनुपात आ जाएगा 3:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आसान क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। अब आप सोच रहे हो इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएंगे एग्ज़ाम में। बिल्कुल, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पिछले साल जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे 2018 वाले 2019 में हुए थे, उनमें यही क्वेश्चन आए हैं। मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन लिया है। अगला सवाल देखो, अनुपात 75:125 का सरलतम रूप क्या है। हमें दे रखा है 75:125 का सरलतम रूप बताना है। ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में जैसा किया है वैसा ही करना है। इसको हम सेम संख्या 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 पंजू 125। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन आते हैं। हम मैथमेटिक्स से यूं ही डरते हैं, बल्कि मैथमेटिक्स इतने टफ होती नहीं है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, अगर हमें फॉर्मूले याद है, अगर हमने प्रैक्टिस की है, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स ऐसी स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है जिसमें स्कोर करना आसान होता है। अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी तुलना में मैथमेटिक्स इजी होता है। बस हम जो डर बना हुआ है उससे डरे हुए हैं कि मैथ पता नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, है ना। तो आसान से सवाल आते हैं, बस आपको देखना है कि कौन सा आसान है कौन सा टफ। टफ को थोड़ा साइड में रखो, उनको बाद में सॉल्व करो, आसान को पहले सॉल्व करो। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकर्णों में से एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या दिया है। ये एक समचतुर्भुज है। ये क्या है? एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, परंतु उनका कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता है। वैसे तो एक वर्ग भी समचतुर्भुज है, एक वर्ग भी समचतुर्भुज है, लेकिन इसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। ये वर्ग और समचतुर्भुज में यही डिफरेंस होता है। इसमें दे रखा है कि इसकी एक भुजा 6 है, मतलब चारों भुजा समान होती है तो ये तो 6 हो गई, और इसका एक विकर्ण उसका मान भी 6 है। यह दे रखा है। वर्ग में एक और डिफरेंस होता है कि वर्ग की जो दोनों विकर्ण होती है उनकी लंबाई समान होती है, लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है। ठीक है। अब हमें दे रखा है कि
समचतुर्भुज की भुजा 6 है और एक विकर्ण का मान 6 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, मेरा एक त्रिभुज नहीं बन गया या, और ये कौन सा त्रिभुज बना है, ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। ये भुजा 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। जिसकी तीनों भुजा समान हो उस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। और ये इधर वाला ध्यान से देखना, ये जो ऊपर बना है ये भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया ये, इसकी भी तीनों भुजा समान है, इसके भी 6 6 6 है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है। यानी हमारे दो समबाहु त्रिभुज बन गए। और समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो निकल रहा है ये क्या हो रहा है, हमारा जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया हम निकाल रहे हैं, जो समचतुर्भुज है उसका एरिया निकाल रहे हैं। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 को 4 से काटा 2 बार, इस 2 को इस 6 से काटा 3 बार, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आया 18, और एक √3 है, तो 18√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18√3। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान सा सवाल था। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में विकर्ण डाल दी गई है और ये तीनों भुजा समान हो गई है, तो तीनों का आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि 50,000 पर 6 महीनों में 12% प्रतिवर्ष की दर पर तिमाही संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, राशि दे रखी है 50,000। कितनी, 50,000, और 6 महीने का ब्याज निकालना है। टाइम दे रखा है 6 मंथ। कितना दे रखा है, 6 मंथ। इसका टाइम दे रखा है 6 मंथ दे रखा है, और ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 12% दे रखी है। लेकिन ये 12% है वो पर ईयर पर है, पर ईयर मतलब एक साल का 12% है। और जो ब्याज लग रहा है वो क्या लग रहा है, 3 माही में, मतलब हर 3 महीने के बाद ब्याज लग रहा है, हर 3 महीने के बाद ब्याज लग रहा है। तो एक साल में कितनी बार ब्याज लगेगा, 4 बार। एक साल में 4 बार, क्योंकि 3 फिर 6 साल फिर 9 साल फिर 12, तो 4 बार ब्याज लगेगा। अगर एक साल की ब्याज दर 12 है तो 3 महीने की ब्याज दर क्या हो जाएगी, मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3%। अब हमारी जो 3 महीने की ब्याज दर है वो 3% लगेगी। हर 3 महीने में ब्याज की दर 3% रहने वाली है। ठीक है, हमें 6 महीनों का ब्याज निकालना है। अब 3 महीनों से ब्याज लगेगा तो कितनी बार हमें ब्याज देना पड़ेगा, 2 बार। 6 महीनों के लिए मतलब 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, 3 और 3 महीने के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए फिर अंतिम 3 वर्ष के लिए, तो 2 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज की दर है 3%। चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल, ये 2 बार का ब्याज हो गया। तो 2 बार का ब्याज हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है, A+B+AB डिवाइड बाई 100, इस तरीके से निकालते हैं। ए का मान भी 3 है, मतलब पहली बार 3 ब्याज लगेगा 3%। बी का मान भी 3 है, और इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 3 और 3 6, और 3 और 3 9, तो ये आ जाएगा 6.09। ये इतना प्रतिशत ब्याज होगा मेरा। टोटल जो मैंने इसका 3 और 3 का ब्याज निकाला टोटल 2 साल के बाद, तो वो कितना हो गया, 2 साल के बाद मतलब 2 बार के बाद, 6 महीने का ब्याज है तो 2 बार का ब्याज हो गया 6.09%। ठीक है, हम क्या करेंगे, 50,000 का 6.09% निकाल देंगे, वही हमारा ब्याज होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, 50,000 का 6.09% निकालना है। ये मेरा 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, इसका निकालना है 6.09, 6.09 प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या किया, 100 का। ठीक है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को कैंसिल किया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीरो है, इसके पॉइंट को हटा देंगे तो ये 2 जीरो भी कैंसिल। ये हो गया 609 मल्टीप्लाई 5, यही हो गया। ये 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 9 पंजे 45 का 5 कैरी आया 4। 5 को 0 से 0 ही आएगा और कैरी वाले 4, और 5 को 6 से किया तो 30।
3045 हमारा आंसर हो जाएगा, जो 2 बार के बाद या 6 महीने के बाद 50,000 पे कितना ब्याज लगेगा? 3045 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन को मैं देखूं तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, 3045। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखो, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद ट्राई करो उसको सॉल्व करने की। जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमसे मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और मैथमेटिक्स में होता क्या है, माइनर मिस्टेक के कारण हमारे मार्क्स कट जाते हैं। माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, मल्टीप्लाई, इनमें थोड़ी सी ज़्यादा गलतियां होने के चांस रहते हैं, इसलिए आराम से करो, पढ़ो। अगला सवाल है, 686 को 4 भागों में, 4 भाग कौन से हैं? 1/2, 2/3, 3 और 4, इनमें बांटा गया है। ठीक है, तो पहला भाग क्या है? हमें पहले भाग का मान बताना है। अब इन संख्या को देखो तो 2 संख्या तो हमें फ्रैक्शन में दे दी, ये 2 तो फ्रैक्शन में दे दी और ये संख्या में दे दी, तो नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सबको संख्या में बदल देंगे, इनके फ्रैक्शन को हटा देंगे। अब फ्रैक्शन को कैसे हटाऊंगा मैं? फ्रैक्शन को देखो कैसे हटाते हैं। फ्रैक्शन हटाने के लिए इनके अंदर जो भी नीचे वाली संख्या है, जैसे इसमें 2 और 3 है, इनका एलसीएम ले लो आप। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। इस 6 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई पूरी संख्या से। अब देखो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 1/2 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आ जाएगी? 3। पहली संख्या आ गई 3। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4। तो 3 को 6 से काटा 2 बार और 2 ऊपर वाली 2 से मल्टीप्लाई होके 4। तीसरी कितनी आ जाएगी? 18। और चौथी कितनी आ जाएगी? 24। 6 चौक 24। मल्टीप्लाई कर दिया 6 को मैंने अंदर, ये मेरी संख्या आ गई या फ्रैक्शन हट चुका है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनका जोड़ करो, कितना हो रहा है? 3 और 4 7, 7 और 18 25, और 25 और 24 हो गए 49। कितने हो गए? 49। ये तो 49 हुआ है, लेकिन इन सब का जोड़ हमें कितना दे रखा है? 686। यानी 49 का मान हमें दे रखा है 686। 686 दे रखा है। एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान कितना हो जाएगा? मैं 686 में 49 का भाग दे देता हूँ तो एक का मान आ जाएगा। तो देखो ये 686 डिवाइड बाई 49, इसका भाग देते हैं। अब आपको भाग देना आता है, 49 का पहाड़ा भी आता होगा। चलो भाग दो, 49 एकम 49, कितने शेष बच गए? कितना शेष बच गया? 9। 18 में से 9 गया, 9 और 1 9, 196 शेष बच गया। ठीक है, ये लास्ट वाला चाहिए। अब 196 में 49 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा क्या? बिल्कुल 4 बार जाएगा। तो 14 हमारा एक का मान आ गया। एक का मान कितना आ गया? 14। हमें बताना क्या था? पहला भाग बताना था। पहला भाग तो 3 है क्या? पहला भाग कितना है? 3। तो हमें 3 का मान बताना है, पहला भाग 3 है। एक का मान 14 आया है, 3 का मान कितना आ जाएगा? 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 28, 14 42, तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। अगला सवाल देखो, सवाल है कि एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक टेस्ट में लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 13 था, जबकि लड़कियों का 15। यदि कुल औसत 14.28 था, तब कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? यह हमें पूछा गया है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ औसत दे रखा है और यहाँ माध्य दे रखा है। माध्य और औसत दोनों एक ही है। माध्य को ही औसत कहते हैं और औसत को ही माध्य, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब हमें क्या दे रखा है कि 9 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या पता नहीं है, वो हमें निकालना है और उनके बाद टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। देखो लड़कों का मध्य कितना दे रखा है? बॉय को मैं लड़का मान रहा हूँ और लड़कों का मध्य दे रखा है 13। ठीक है, लड़कियों का मध्य कितना दे रखा है? लड़कियों का मध्य दे रखा है 15। बिल्कुल ठीक है, और दोनों का मध्य कितना दे रखा है? 14.28। कितना?
14.28। जब भी ऐसा सवाल हो कि हमें 1 और 2 दोनों की वैल्यू दे दे और दोनों के बीच की भी दे दे, पहले की दे दी, दूसरे की दे दी और दोनों के सम्मिलित भी दे दी, तो हम क्या करेंगे, इनमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को कम करेंगे। 15 में से 14.28 को कम करना है तो कितना आ जाएगा, 0.72 आ जाएगा क्या। 15 में से 14.28 को घटाऊंगा तो 0.72 आ जाएगा। ठीक है, 14.28 में से 13 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1.28 आ जाएगा क्या, 1.28 आ जाएगा। ये क्या बन रहा है, मेरा रेशियो बन रहा है। क्या बन रहा है, रेशियो। यहाँ पे जो बनता है उसको रेशियो में बनाते हैं हम। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट में कैंसिल कर सकता हूँ कि दो संख्या के बाद पॉइंट है, इधर भी पॉइंट हट जाएगा दोनों पॉइंटों को। इसको और छोटा करते हैं, काटते हैं, तो किससे कट सकता है ये किससे कटेगा, 8 से कट सकता है, बिल्कुल। 8 से कटा मैंने 9 बार गया, 9 8 72, और इधर 8 से कटा तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 4 शेष बचा, 4 और 8 48, 8 छियानी 48, 9 और 16 शेष बच गया। ठीक है, ये जो 9 है ये लड़कों का मान है और जो 16 है वो लड़कियों का मान है। हमें लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कों की संख्या बिल्कुल 9 ही दे रखी है, ये अनुपात में आया है, हमारी लड़कों की संख्या 9 ही है, यानी 9 का मान 9 है। हमें बताना है कि कुल, तो कुल कितने छात्र हो गए, 9 + 16 कितने हो गए, 25। 25 हमारे कुल छात्र हो गए। हमें यही बताना था कि कुल कितने स्टूडेंट है, तो 25 मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में। अगला सवाल देखो, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 के द्वारा प्रदर्शित संख्या के इकाई स्थान का अंक बताना है। अब इकाई स्थान का अंक कौन सा होता है, जैसे मेरा 25 लिखा हुआ है तो ये मेरा इकाई का अंक है, ये मेरा दहाई का अंक है, तो हमें ये पहले वाला अंक बताना है। ठीक है, पहला वाला अंक बताना है, तो कैसे बताएंगे, यहाँ तो पावर दे रखी है। अब मैं 7 की पावर थोड़ी करूँगा, 7 की पावर 95 है तो इसको सोल्व थोड़ी करूँगा, और फिर 3 की पावर 58 है, इतनी पावर हमें नहीं आती। 2 की हो या 3 की हो, 4 की हो तो हम कर ले, इतनी सारी पावर को सॉल्व थोड़ी करेंगे। तो क्या क्वेश्चन गलत है क्या, नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी पावर 4 से ज़्यादा हो, यहाँ 95 है, 4 से ज़्यादा है, मतलब इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, देखो 4 दूनी 8, 1 और 15, 4 3 12, तो 3 शेष बच गया। 92 बार गया मेरा 4 का भाग पूरा पूरा, तो कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3 माइनस 3, अब इधर भी 58 है, 58 को भी मैं 4 से भाग दूंगा, जितना शेष बचेगा वो मैं ऊपर लिख दूंगा। 58 में 4 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 56 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 2 बचेगा शेष, तो इधर लिख दिया मैंने 3 की पावर 2। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 का क्यूब करेंगे तो वो कितना होता है, 343, 343, 343। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 होता है। अब मैं 343 में से 9 घटा सकता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, देखो 343 में से मैं 9 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 300 कितना बचेगा, 3 कैंसिल होगा तो 40 और 6 कैंसिल होगा तो 36, 334 ये बचेगा, 334 बचा गया, बिल्कुल। अब हमें तो क्या बताना था, इकाई का अंक बताना था, तो इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4, तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 है वो सही हो जाएगा, इकाई का अंक 4 है। ठीक है, यह हमारा आंसर है। अगला सवाल देखो, सवाल आसान होते हैं, बस करने का तरीका हमें आना चाहिए। अगला सवाल है 22 माइनस 23 माइनस 24 27 25 30, ये हमें दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना, ये ऊपर बार दे रखा है 25 और 30, इसका क्या मतलब होता है, 25 और 30 के ऊपर एक बार दे रखा है इस तरीके का, उसका मतलब क्या है, ऊपर दे रखा है, इसका मतलब है इनको सोल्व करना है 25 और 30 को पहले, और ये जो बाहर माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का, ये इस पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको ही सोल्व करते हैं।
25 में से 30 गए, कम हो गए, तो कितना बचा? -5, -5। अब इधर 27 है, ये माइनस का पहले से ही है, और -5 आया है, तो मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? 27 और 5 कितने हो जाएंगे? 27 और 5 हो जाएंगे 32, 32 हो जाएंगे। यहाँ तक मेरा सोल्व हो चुका है 32। फिर है 24 इधर, और ये माइनस, माइनस का चिन्ह है 32। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 में से 24 घटाएंगे तो 8, और वो भी माइनस का, -8 आएगा। मतलब यहाँ तक मेरा सोल्व हो चुका है, यहाँ तक सोल्व हो चुका है। अब 23 है ये 23, ठीक है, 23 है और बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो 23 और 8 कितना हो जाएगा? 23 और 8 31 हो जाएंगे क्या? कितने हो जाएंगे? 31। तो यहाँ तक मेरा सोल्व हो चुका है। फिर है 22, 22 माइनस 31, तो 22 में से 31 हमें कम करना है, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, वो भी माइनस का, तो -9 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -9। एक एक चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सॉल्व करना है। इसीलिए ये सवाल देते हैं, क्या आपको जोड़ बाकी आता नहीं क्या? सबको आता है, फिर भी एग्जामिनर क्यों देता है हमें? क्योंकि यहाँ मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है? यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, इसमें क्या है? 8% की वृद्धि और चौड़ाई में 12% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो, माना मेरी लंबाई है पहले 100 थी, ठीक है, पहले लंबाई कितनी थी? 100 थी, बाद में कितनी हो गई? बाद में हो गई मेरी 108, क्योंकि 8% की बढ़ोतरी हो गई ना। उसी प्रकार पहले मेरी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 100 थी, माना मैंने, बाद में कितनी हो गई? 112, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, तो एरिया कितना आ जाएगा? पहले कितना आ रहा था? पहला आ रहा था मेरा 10,000, अब कितना आएगा? अब मैं 108 को 112 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 108 को 112 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 + 8, मल्टीप्लाई करना सीख लो आप, 100 + 8। तो 112 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया मेरा 12, और ठीक है, 2 जीरो लगा दिया। अब 8 को 112 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 6 क्रिया 1, 8 और 1 9, और फिर मेरा 8, ये आ गया। तो टोटल कितना आ गया? 6 9 8 और 2 10 की 0 क्रिया 1, और ये 2 और 1, इतना आ गया क्या? इतना आ गया। अब मैंने क्या किया? इसका बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत की वृद्धि 100 से निकालते हैं, तो देखो मैंने 100 बनाया, तो यहाँ 2 संख्या से पहले पॉइंट लगाया, तो 2 संख्या से पहले पॉइंट, 120.96 पहले 100 थी और अब 120.96 हो गई, यानी कितने की वृद्धि हुई? 20.96 की वृद्धि हो गई है, 20.96 की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर 4 है मेरा 20.96, मेरा आंसर यही है, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से संख्या 9 8 7 9 8 7 x 5 और 4 यह दे रखी है कि लुप्त अंक x का मान ज्ञात करो जिससे संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें इस x का मान बताना है, और हमें यह बताया गया है कि यह संख्या है वो किससे भाग जाता है? इसमें 6 का पूर्णतः भाग जाता है, 6 से डिवाइड है ये संख्या, और हमें x का मान बताना है। तो कैसे हम मान बताएंगे? देखो 6 से विभाजित है, यानी ये 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। अब 2 से कट रही है, हमें कैसा पता चला? ये जो लास्ट का डिजिट है 4, इससे पता चला कि ये 2 से तो कट रही है। 3 से हम डिवाइड का कैसे चेक करते हैं? इन सभी का जोड़ करते हैं, और वह संख्या 3 से कटनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि वह संख्या 3 से कट रही है या नहीं। तो हम इनका जोड़ करते हैं। देखो 9 कट रही है, तो हम
पहले से ही काट देते हैं। 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 और 4 24, 24 तो फिर भी 3 से कट रहा है, फिर प्लस मैंने x जोड़ा तो x का मान कितना होना चाहिए कि बाद में x का मान रखने पे भी वह 3 से कटे। 1 रखने पे तो 25 हो जाएगा, 25 नहीं कट रहा। 2 रखने पे 26 हो जाएगा, 26 भी नहीं कट रहा। 3 रख दूं मैं x का मान तो x का मान 3 करते ही कितना हो जाएगा 27, 24 और 3 27, 27 क्या 3 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। तो x का मान 3 हो सकता है। ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन में x का मान 3 दे रखा है, तो यही मेरा सही आंसर है। ठीक है, यही मेरा सही आंसर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 2s। ठीक है, और s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर दे रखा है। हमें इसका मान बताना है। तो कैसे इसका मान बताएंगे? तो देखो, ये जो दे रखा है ब्रैकेट वाला, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो ओपन कैसे करेंगे? s माइनस ए का होल स्क्वायर खोलते हैं तो s का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2as, यही आएगा क्या? प्लस s माइनस बी को भी ओपन करते हैं तो s का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2s भी आ जाएगा क्या? इसी प्रकार s माइनस सी वाले को भी ओपन करते हैं तो प्लस s का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2s, और ये फिर प्लस s स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, जो स्क्वायर दे रखा था इसको ओपन कर लिया। अब देखो कितना s आया है, एक बार s, 2, 3 और 4, 4 तो मेरा s स्क्वायर आ गया क्या? तो मैं इसको लिखूंगा 4s स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ गया? प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2s। देखो 2s कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बच्चा a, प्लस यहाँ क्या बच्चा b, प्लस यहाँ क्या बच्चा c। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। क्या लिख सकता हूँ? सरल कर लिया मैंने। अब देखो इसको और कैसे सरल करेंगे। अब ध्यान से देखना, इस तरीके से कर दिया मैंने। a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह हमें क्या दे रखा था? a प्लस बी प्लस सी की जगह हमें 2s दे रखा था। दे रखा था कि नहीं दे रखा था? देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या दे रखा है? 2s। यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। एक मिनट, ठीक है, इस a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या कर देंगे? 2s कर देंगे, है ना। देखो 4s स्क्वायर जैसा था हम वैसे ही रखते हैं, 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s रखा बिल्कुल, और बाहर भी क्या है? 2s है, तो ये कितना हो गया? 4s स्क्वायर हो गया क्या? 4s स्क्वायर हो गया क्या? अब ध्यान से देखो, ये 4s स्क्वायर ये 4s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया? केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया क्या? तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ब्रैकेट को ओपन किया हमने, स्क्वायर जितने भी दे रखे थे इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने 2s रखी। 2s रखने के बाद 4s से 4s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं, तब अल्फ़ा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फ़ा मूल वाला समीकरण क्या होगा? अच्छा सवाल है, यही एक अच्छा सवाल दिया है इन्होंने, मतलब जो टफ में आप बता सकते हो कि एक सवाल आया है, बाकी सारे आसान से सवाल थे। देखो समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अल्फ़ा और बीटा इसके मूल दे रखे हैं। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो मूलांकों का जोड़ होता है, मूलांकों का योग, वो क्या होता है -b/a। और अल्फ़ा बीटा मूलांकों का गुणनफल वो क्या होता है c/a। क्या आपको पता है क्या? ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि मूलांकों का योग कैसे निकालता है -b/a और मूलांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं c/a। ठीक है, अब ये a, b और c ये कहाँ से आ गया, आप सोच रहे होंगे। तो देखो, जो समीकरण होती है ax² + bx + c = 0, ये एक समीकरण होती है, स्टैंडर्ड समीकरण होती है। जो x² के साथ होता है वह a होता है, जो केवल x के साथ होता है वो b होता है, और जो अकेला होता है वो c होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मेरा -b/a ये मेरी समीकरण दे रखी है। तो b का वैल्यू मेरा -1 है, वहाँ फिर -1 है, तो प्लस का 1 हो गया, a का मान 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा का मान क्या आ जाएगा c/1, तो c का मान -1 और 1 का भाग दूंगा तो -1 ही आएगा। ठीक है, ये तो मेरा आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फ़ा बीटा का मान -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमें बताना है कि अल्फ़ा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फ़ा, इनकी समीकरण बतानी है कि इनके मूल वाली समीकरण। अब हमारे मूल ये है, तो इनसे बनने वाली समीकरण बतानी है। इनसे बनने वाली समीकरण कैसे निकालते हैं? देखो, समीकरण कैसे निकालेंगे? समीकरण होती है x² माइनस मूलांकों का योग, मूलांकों का योग, मूलांकों का योग। ठीक है, और इसके साथ लगेगा x प्लस मूलांकों का गुणनफल, मूलांकों का गुणनफल। ठीक है, ये एक समीकरण बनाने का तरीका होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते चलेंगे और हमारी समीकरण बन जाएगी। देखो कैसे, x² का मान मैंने x² रखा, इंक चेंज कर लेता हूँ मैं। x² का मान मैंने x² रखा, माइनस मूलांकों का योग अल्फ़ा बट्टा बीटा, मूलांक क्या है मेरा अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा, और इसको लगाया मैंने x प्लस मूलांकों का गुणनफल। मूलांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फ़ा बट्टा बीटा गुणा बीटा बट्टा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और इनकी मान हमने पहले ही फाइंड कर रखी है। अब देखो, ये x² आ गया माइनस अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा को सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा α² प्लस बीटा स्क्वायर, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा α² प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा आ जाएगा क्या, और ये x है मेरा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो 1 आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब α² प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है हमें, तो और अल्फ़ा बीटा का मान -1 दे रखा है। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें कितना दे रखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1। α², इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1। इस α² प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें बताना है। अल्फ़ा बीटा का मान कितना है -1, तो ये देखो अल्फ़ा बीटा का मान -1 है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, ये बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 तो 3 आ जाएगा क्या, यानी α² प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये तो मेरा x² आ गया माइनस α² प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 3, और अल्फ़ा बीटा का मान कितना था -1, तो -1 ऊपर माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, -1 में इसके नीचे रखूँगा तो ये -3 हो जाएगा और वो क्या कर देगा उसको प्लस कर देगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही +3 रख दिया, और ये x था, ये x आ गया और +1, तो ये मेरी समीकरण बन गई x² प्लस 3x प्लस 1, ये मेरी समीकरण बन गई जो हमें निकालनी थी। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा वो देखते हैं अब। x² प्लस 3x प्लस 1,
ये हमारी समीकरण बनी है। तो x² + 3x + 1 ऑप्शन नंबर 4 वाला मेरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके वापस से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है। लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और प्रत्येक सुबह इसे बेचती है। 1 लीटर दूध से, ध्यान से देखना, 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध से कितनी पनीर बन रही है? 200 ग्राम। और 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 40 रुपये। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो वह प्रतिदिन पनीर के उत्पादन में कितनी धनराशि व्यय करती है? यानी उसको 20 किलो पनीर बनाने में कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, वो हमें निकालना है। ठीक, अब बताओ, 1 लीटर में तो 200 ग्राम ही पनीर बनी, 20 किलोग्राम पनीर बनानी है हमें, तो कितना लीटर दूध लगेगा? बता सकते हो आपको? देखो, 200 ग्राम, 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम है तो 20 किलो में कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 ग्राम हो जाएगा क्या? 20,000 ग्राम हमें पनीर की ज़रूरत है। 20 किलो में 20,000 ग्राम होता है, यहाँ तो 200 ग्राम ही है। 200 ग्राम को 20,000 ग्राम कैसे बनाऊंगा मैं? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इधर तो हो जाएगा 100 लीटर और इधर कितना हो जाएगा? 20,000 ग्राम, यानी 20 किलो हो गया। यानी मेरा 100 लीटर दूध से 20 केजी जो पनीर है वो निकलेगा, तो 100 लीटर दूध लगेगा मेरा। अब 1 लीटर दूध का रुपया तो मेरा 40 है, तो 100 लीटर दूध का कितना हो जाएगा? 4,000। 100 लीटर का 4,000, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है, यदि 15 लड़के 5 दिन में 750 रुपये अर्जित करते हैं, तब 25 लड़के 6 दिन में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे? ये हमसे पूछा गया है। आपको MDH फॉर्मूला पता है क्या? MDH, अब आप सोच रहे होंगे हमने तो MDH मसाला सुना है, ये MDH फॉर्मूला कौन सा आता है? देखो, MDH फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 डिवाइड बराबर M2 D2 H2। नीचे W1 और इधर W2 आता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये क्या लिख दिया? M का मतलब होता है मेन, M का मतलब मेन, D का मतलब होता है दिन, और H का मतलब होता है आवर, घंटे। ठीक है, और W का मतलब होता है वर्क, काम। M का मतलब मेन, D का मतलब डे मतलब दिन, H का मतलब आवर और W का मतलब वर्क। ये एक फॉर्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले से करना आसान होता है। देखो, पहला सवाल देखो, इसमें क्या दे रखा है? 15 लड़के हैं, तो M का मतलब कितना आ गया? 15। ठीक है, मल्टीप्लाई D, दिन का मतलब कितना दे रखा है? 5, इस दिन 5 दे रखा है। H दे नहीं रखा इसलिए ज़रूरत नहीं है लिखने की। डिवाइड, कितना रुपया कमा रहा है? 750। ये जो पैसे कमा रहा है या जितना काम दे रखा है वो W का मान होता है, तो इसको मैंने रख दिया 750। इधर वाला कंप्लीट, बराबर M2 का मान कितना दे रखा है? इधर 25 आदमी, कितने दिन में? 6 दिन में। कितने कमाएंगे ये हमसे पूछा है, तो इसका मान मैंने x मान लिया। ठीक है, इसका मान मैंने x मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, 5 से 25 काटा 5 बार, 5 को 15 से काटा 3 बार, 3 को 6 से काटा 2 बार। ठीक है, और x का मान निकालना है तो इस 2 को 750 से गुणा करना पड़ेगा। 750 को 2 से गुणा करना, 750 का दुगना 1500, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1500। यानी वो 1500 रुपये कमाएंगे बाद में। 25 लड़के 6 दिन में कितनी धनराशि कमाएंगे? 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक कार 44 किलोमीटर की दूरी 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में तय करती है, तो कार 1 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके कितनी दूरी तय कर सकती है?
हमें क्या दे रखा है कि 2/3/4 लीटर में कितनी दूरी तय कर रही है, 44 किलोमीटर। अब ये 2/3/4 है, इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा सरल बनाते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 3 को जोड़ देंगे तो 11/4। 11/4 लीटर में कितना चल रहा है, 44। हमें 1 लीटर का मान निकालना है। 11/4 का मान 44 है तो 1 का मान कैसे निकालेंगे, 1 लीटर का मान कैसे निकालेंगे। ये जो 44 है, ये जो 11 तो इधर नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 11 से 4 को 44 को काटूंगा तो 4 बार आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16, यानी वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है। 16 का एवरेज दे रही है हमारी कार। ठीक है, 1 लीटर में कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर। यही हमसे पूछा था कि 1 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके कितनी दूरी तय कर सकती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, फिर से एक सवाल आ गया है। 4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444 - 20, इसका मान बताना है। साधारण सा है, जोड़ बाकी करना है, आपको मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं 444 में से 20 को कम कर देता हूँ यहाँ से। तो कितना हो गया ये मेरा, 444 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। 424 बच गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर हम इन वैल्यू को, यहाँ तक हो गया, इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पहले 4 है, ये मेरा 4 रखा। फिर है 4.44, तो 4.44। ठीक है, फिर आ गया 44.4, तो 44.4, ये 4 और इधर 4, 44 और 0.4। पॉइंट हमेशा सीध में आने चाहिए, आपको पता है ना। 44.4 ही है इसलिए 44.4। ठीक है, 4.04, 4.04, पॉइंट हमेशा सीध में आने चाहिए। इतनी संख्या है, अब इनको क्या कर दो, जोड़ कर दो। 4 और 4 8, 4 4 8 और 0 8 पॉइंट। अब देखो 4 8 12 16 और 20, 20 का या 0 कैरिया है 2, 2 और 2 4 और 4 8 और ये 4। इतना ही आ गया क्या, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल इतना ही आएगा। 480.88, 480.88, ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जाएगा। 480.88 ये मेरा सही आंसर है। ठीक है, पॉइंट हमेशा सीध में रखना है, फिर हमें ऐड करना है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक टंकी 2 नल ए और बी द्वारा 4 घंटों में भरी जाती है। हमें क्या दे रखा है कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर इसे कितने घंटों में, 4 घंटों में भर देते हैं। और टंकी एक तीसरे नल सी द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल सी भी है जो कि 8 घंटे में खाली करता है। यदि उस समय सभी नलों को खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी, यह हमें बताना है। 2 भरने वाले नल है जो 4 घंटे में भरते हैं, और एक खाली करने वाला नल है जो 8 घंटे में खाली करता है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, और मैंने बताया है आपको कि जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल सोल्व करना हो, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 8। 8 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। यह जो 8 एलसीएम आया है, एलसीएम, इसको हम टोटल वर्क मानते हैं। क्या मानते हैं, टोटल वर्क। अब इनकी निकालो इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में इनके घंटों का टाइम भाग देंगे। ये 4 घंटे में कर रहे थे तो 8 में 4 का भाग दिया 2, 8 में 8 का भाग दिया 1, वो भी माइनस का, क्योंकि ये खाली करने वाला नल है तो इसकी इफिशियंसी -1 है और इसकी 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, इसने बताया है कि सभी नलों को एक साथ खोल दिया। अब ए प्लस बी, ये तो 2 भर रहे हैं और सी है वो 1 खाली कर रहा है। अगर मैंने तीनों को साथ चला दिया, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा, ये 2 भरेंगे और ये 1 खाली करेगा, तो भर तो एक ही रहा है ना। 2 भर रहे हैं, 1 खाली हो रहा है, मतलब एक ही भर रहा है, कुल मिला के 1 ही भर रहा है। 8 काम करने हैं, एक काम 1 घंटे में हो रहा है तो 8 काम करने में 8 घंटे लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 घंटे। क्या हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक ट्रेन 110 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को
13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? हमें क्या दे रखा है कि दो प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 110 मीटर, और इसको कितने घंटे में पार कर रहा है? 13.5 सेकंड में। दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 205, और उसको कितने घंटे में कितने सेकंड में पार कर रहा है? 18.25 सेकंड में। यह हमें दे रखा है और ट्रेन की गति बतानी है, स्पीड बतानी है। अब बताओ, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 है और दूसरे की 205 है, तो बड़ा तो 205 वाला है। कितना बड़ा है उसको? पहले प्लेटफॉर्म से कितना लंबा है दूसरा प्लेटफॉर्म? तो कितना है? 95 मीटर। 95 मीटर दूसरा वाला बड़ा है क्या? दूसरा वाला बड़ा है, यानी वो अगर ये 110 होता तो उसको 13.5 सेकंड का टाइम लगता। 95 ज़्यादा है इसलिए उसको टाइम भी ज़्यादा लगा। कितना टाइम ज़्यादा लगा? देखो, पहले वाले 13.5 सेकंड का लग रहा था, दूसरे में 18.25 सेकंड का टाइम लगा, तो कितना ज़्यादा लगा है? आप कैसे निकालोगे? 18.25 में से 13.5 घटा दो, 13.5 घटा दो तो कितना आ जाएगा? देखो, 5, 12 में से 5 गया तो 7, हाथ की पाछी दी तो 7 में से 3 गया 4, 4.75, 4.75 सेकंड लगा हमें। 4.75 में पॉइंट हटा देता हूँ तो 475 और 2 जीरो ऊपर लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने क्या कर दिया, ऊपर तो रखा दूरी, नीचे क्या रखा? टाइम। ये क्या होता है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी ऊपर है, समय नीचे दे रखा है। ये मीटर में है और ये सेकंड में है। चाल हमारा ऑप्शन देखो तो किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है। किलोमीटर पर घंटे में कैसे निकालेंगे हम इसको? किलोमीटर पर घंटे में कैसे निकालेंगे? किलोमीटर पर घंटे में निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर 18/5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखो, ऊपर हम 19 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 19 पंजे 95। नीचे भी 19 से काटते हैं तो 19 दूनी 38, कितना बच गया? 9 बच गया। 9 और 5 95, तो 19 5 95, 25 बचा नीचे। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 को 100 से काटेंगे तो 20 बार, तो कितना आ गया मेरा? 20 आ गया। 20 मीटर पर सेकंड आ गई। इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। 5 को 20 से काटूंगा तो 4 बार, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया आपको? अगला सवाल देखो, अगर हमें मीटर पर सेकंड में पूछता तो मेरा आंसर आ जाता 20। पूछा है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई किया है। अगला सवाल देखो, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60, इनका मान पूछा है। ये ऐसा सवाल होता है जो हमें डायरेक्ट वैल्यू बेस होता है, मतलब हमें वैल्यू याद है तो हम आसानी से पुट करके निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा सवाल है, अगर हमें वो टेबल याद है तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है आपको पता है? √3/4, सॉरी √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। उसका स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर √3 होता है और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। कोस 30 का मान होता है √3/2, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। प्लस कोट 45 का मान 1 होता है, प्लस सेक 60 का मान कितना होता है? 2, और 2 का क्या करना है? स्क्वायर, तो 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? हमने वैल्यू ही पुट की है, अभी तक कुछ नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 और 3/4 इनको जोड़ किया तो 6/4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2। 3/2 प्लस 5, 4 और 1 5, 2 और 5 10, 10 और 3 13/2, 13/2 मेरा आंसर आ जाएगा। 13/2 ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। आगे देखो, आगे दे रखा है पॉइंट
98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 गुणा 0.98 गुणा 0.02 माइनस 1, इसका मान बताना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? 2 का क्यूब होता, 5 का क्यूब होता तो कर लेते। यहाँ तो 0.98 का क्यूब, फिर 0.02 का क्यूब, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस 1 भी करना है। और ऑप्शन देखें तो 1.98, 1.09 इस तरीके से आ रहा है। तो फिर कैसे सवाल करेंगे? ये तो कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? है ना? 10 मिनट तो इसमें करने में लग जाएंगे, और फिर पता नहीं आंसर आए नहीं आए, गलत हो या सही हो। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दिखने में जितना लग रहा है वैसा सवाल है नहीं है। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आपको पता है क्या ये फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना? अब जो सवाल दे रखा है इसकी तुलना इससे करो। देखो a की जगह मेरा रख दो 0.98, b की जगह रख दो 0.02। अब इसकी तुलना इससे करो। a का क्यूब 0.98 का क्यूब हो रहा है, b का क्यूब 0.02 का क्यूब हो रहा है, 3 भी है, a भी है और b भी है। अब आप सोच रहे हो a प्लस बी तो है ही नहीं, तो a प्लस बी करो। आप इसको एक काम करो, a प्लस बी करो तो कितना आएगा? 1 नहीं आएगा क्या? और 1 को लिखने की ज़रूरत है क्या मल्टीप्लाई में? नहीं है, इसलिए इसने 1 नहीं रखा। यानी ये इतना है, इसको मैं क्या रख सकता हूँ? a प्लस बी का होल क्यूब रख सकता हूँ। a प्लस बी का मान कितना आया? 1, और 1 का होल क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। 1, इसको मैंने 1 रख दिया पूरा, और माइनस 1 है, ये माइनस 1। आंसर क्या आ गया? 0। ये लो सॉल्व हो गया इतना बड़ा सवाल, जो देखने में कैलकुलेटिव लग रहा था। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है और ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तो बाहर आके बोलेंगे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आया है, मैथ कैलकुलेटिव आई है। ऐसा नहीं है, आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक दुकानदार को एक पुस्तक 25.65 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 रुपये में बेचता है तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, देखो 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। यानी 20 की चीज़ थी, हानि हुई है, यानी 20 की चीज़ को उसने कितने पे बेचा है? 19 पे बेचा है। 20 की चीज़ को 19 पे बेचा है, लेकिन इसने बेचा कितना पे है? 25.65 पे। 25.65 पे बेचा है। 19 का मान है 25.65। चीज़ कितने की थी? 20 की। यह तो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बाद में हम देखेंगे कि 31.05 पे बेचता है तो इसको कितना लाभ प्रतिशत जो भी होता है वो हमें फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। 19 को मैं काटता हूँ 25 एकम 19 एकम 19, कितनी बार गया? 19 एकम 19, कितना बच गया? 6। 6 और 6 66, 19 का 66 तक बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 या 57, 57 और 9 बच गया। 9 और 5 95, 19 5 95, कितना आ गया? 19 5 95। तो ये आ गया 1.35, 1.35 इतना आ गया। और इसको करना है 20 से मल्टीप्लाई, तो कितने की संख्या हो गई? आप 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 13.5 का दुगना कितना होता है? 27। यानी वो चीज़ 27 की थी। इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, 27 की चीज़ थी। अब इसने क्या किया? 27 की चीज़ है, 27 को 31.05 में बेच दिया। यानी 27 को 27 को कितने पे बेच दिया? 1 मिनट। 27 को इसने बेचा है 31.05 में। 31.05 में, तो कितने ज़्यादा में बेचा है इसने? 27 और 4.05 ज़्यादा में बेचा है। 27 और मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करना है मतलब पॉइंट हट जाएगा ये, तो 405/27 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो
प्रतिशत में हमारा आ जाएगा लाभ हुआ है या हानि हुई है। लाभ ही हुआ है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो कितना, इसको मैं 9 से काटता हूँ तो 3 बार 9 तिया 27, ठीक है। ऊपर 9 से काटा तो 9 चौक 36 और 4 5 45, 9 पंजा 45। फिर मैंने 3 से काटा 45 को तो 15, तो 15% आ गया। लाभ या हानि? लाभ। 15% लाभ पे उसने बेचा है, ये हमसे पूछा है। पहले हमने जो हानि में दे रखी थी उससे हमने क्या निकाला, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाली, क्रय मूल्य निकाला। क्रय मूल्य निकालने के बाद में हमने क्या किया, लाभ प्रतिशत निकाल दिया। अगला सवाल देखो। अगला अगला सवाल है, सलोनी 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है तो 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। देखो उसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये तो आगे मेरी चाल। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो टाइम का मान क्या हो जाएगा, टाइम का मान क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्या डिस्टेंस कितनी है 450, देखो डिस्टेंस है 450, टी का मान निकाल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस है 450, एस का मान क्या है ये, तो इसको भी मैं पुट कर देता हूँ 20 × 5 और ये 18 है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे से मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 5 को मैंने 45 से काटा, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 पंजा 45। 2 को मैंने 18 से काटा, कितना 9, तो 9 को 9 से गुणा करने पे कितना आएगा, 81 सेकंड। तो 81 सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा, 81 सेकंड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी थी, इसको मीटर पर सेकंड में बदला, बदलने के बाद में हमने क्या निकाला, टाइम निकाला। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 136 डिवाइड बाई 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई 13, 17 मल्टीप्लाई 13 माइनस 103 माइनस 85 मल्टीप्लाई 62 प्लस 145 डिवाइड बाई 23। यह सवाल फिर सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ चुका है। सिंप्लीफिकेशन के आप देखना सवाल ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। सोल्व करना है बोर्ड मास नियम, आपको पता है बोर्ड मास से ही आपको सोल्व करना है ताकि गलतियों के चांस एकदम कम रहे, गलती हो ही ना। इसलिए आपको ये ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं क्योंकि इनमें गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 136 डिवाइड बाई 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई 13, ये ब्रैकेट में है तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 को 3 से किया 51, 5 और 17 और 5 22, ठीक है, 221 हो गई है। माइनस 103 में से 85 कम करना है तो कितना हो गया, 85 कम करना है तो 15 और 3 18, 18 मेरा शेष बचा है, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 62 और 145 को जोड़ करना है, ब्रैकेट में है दोनों, तो 62 और 145 को जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 207, 207 और डिवाइड बाई कितना है 23, इतना आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 17 का 136 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 17 8 136, 17 8 136 प्लस 221 माइनस 23 का 207 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो 23 का 207 में 10 को करना तो 230, तो 9 बार, बिल्कुल 9 बार जाएगा, 9 बार। और 18 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 162, 162, 18 नहीं में 162, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 8 221 में पहले मैं 8 जोड़ देता हूँ तो ये 229 हो जाएगा, 229, ठीक है। और 229 और इसमें से 162 हम कम कर देंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 12 में से 6 गया 6, 67 मेरा आंसर आ जाएगा, 67। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही उत्तर हो जाएगा, 67, ठीक है। समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों को आप फिर से सोल्व करो, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको रिवाइज करके फिर से देखो
और खुद सॉल्व करो। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे ना, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स होता चला जाएगा। इसलिए सवालों को, कैलकुलेशन को जितना हो उतना ज़्यादा आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे भी इस तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो भी नहीं देखा है, जो हमने सॉल्व किया था पहले वाला पेपर, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक कर देना। हो सके तो अपने दोस्त जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।